हम आज बात करेंगे प्लैनेट की एस्पेक्ट यानी कि दृष्टियां, ग्रहों की दृष्टियां क्या हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? स्क्रीन भी शेयर हो रहा है? अगर सब ओके हो तो मैं आगे शुरू करता हूं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये चीज आप लोगों को याद करनी है। एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट में आता है कि ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां हैं। कुछ ग्रहों को अतिरिक्त दृष्टियां मिली हुई हैं और बाकी सभी ग्रहों को सातवीं दृष्टि मिली हुई है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो सूर्य देव को सातवीं दृष्टि मिली है। ठीक है, ये कहीं भी बैठेंगे, अपने घर से 7 खाने गिन लीजिए, 7वें खाने पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। ठीक, इसी प्रकार से चंद्रदेव की केवल 7वीं दृष्टि है। किसी भी खाने में बैठेंगे, उस खाने से 7 घर छोड़ के अपनी पूर्ण दृष्टि वहां पर डालेंगे। लेकिन मंगल देव की जब हम बात करेंगे तो मंगल देव अपने घर पे जहां भी बैठे होंगे, वहां से चौथे घर में भी दृष्टि, 7वें घर में भी दृष्टि और 8वें घर में भी दृष्टि डालेंगे। ये मंगल देव को एक खास दृष्टि मिली हुई है। फिर यहाँ हम बुध देव की बात करेंगे तो बुध देव के पास भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। अब गुरुदेव को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अपने घर में जहां भी बैठे होंगे वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि देते हैं। शुक्रदेव परंतु केवल एक ही दृष्टि के मालिक हैं। और शनि देव जो है ये भी 3 दृष्टियों, अतिरिक्त दृष्टियों के मालिक हैं, 3, 7, 10। तीसरे घर को भी देखेंगे जहां बैठेंगे वहां से, और 7वें घर को भी और 10वें घर को भी। इसी प्रकार से राहु केतु को गुरु के समान दृष्टियां मिली हुई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब आप ध्यान से समझिएगा, इस चीज को याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। जो भी ग्रह पृथ्वी से अंदर की तरफ हैं, उनको एक एक दृष्टि प्राप्त है, केवल एक दृष्टि प्राप्त है, 7वीं। और पृथ्वी के बाहर जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरु, इनको अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं। क्योंकि ये दूर हैं तो ऐसा मानकर चलिए कि इनको और भी दृष्टियां दे दी गई हैं ताकि देख सकें। ठीक है, इस प्रकार से अब मैं यहां पर आपको चार्ट से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि इस जगह सूर्य बैठा हुआ है, यहां पर सूर्य देव बैठे हुए हैं। तो यहां से 7वीं दृष्टि किस भाव में जाएगी? सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मुझे कृपया बताएं। सबसे पहले मुझे बताइए प्रशांत जी, जहां सूर्यदेव बैठे हैं वहां से गिनना स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो 7वीं पूर्ण दृष्टि इस भाव पर आएगी और ये चौथा घर है। अगर मंगल मान लीजिए यहां पर बैठे हैं, आपके अलावा कोई दूसरा बताए कि मंगल चौथी दृष्टि कहां पर डालेगा? मंगल चौथी दृष्टि कहां पर डालेंगे? वि, विनय जी, विनय जी, लॉन्गेविटी। अच्छा, ठीक है। और 8वीं दृष्टि कहां पर डालेंगे? 8वीं दृष्टि मंगल की कहां पर पड़ेगी? नहीं, एक्सपेंडिचर पे पड़ेगी। जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बोला। ये है 7वीं, ये है 7th, ये है 4th एस्पेक्ट और ये है 8वां घर। मंगल से 8वां घर, 8वीं दृष्टि। ठीक है, ये है मंगल के प्रभाव। यहां पर आएंगे मंगल के सारे प्रभाव इन ग्रहों पर। हम इस पे आते हैं। तो बृहस्पति के बाद 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी विनय जी? 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी बृहस्पति की? वहां नहीं पड़ेगी 5वीं दृष्टि। वैलोर एंड कम्युनिकेशंस यानी कि 3rd भाव में, यह है तीसरा भाव और यह है 5वीं दृष्टि। यहाँ डायरेक्ट आएगी, एक जाएगी सीधे यहाँ और एक जाएगी इस भाव पे। ठीक है, बात करेंगे हम शनिदेव की। मान लीजिए शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनिदेव की कितनी दृष्टियां हैं? क्या कोई बता? हाँ, 3। हाँ, 3 दृष्टियां। ठीक है, 3, 7, 3, 10। तीसरी कहाँ पड़ेगी? बिल्कुल सही, एक यहाँ पड़ेगी। ठीक है, दूसरी कहाँ पड़ेगी?
बिल्कुल सही। अब मुझे बताएंगे विनय जी, 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? बिल्कुल सही। अब देखिए मैं बात करता हूँ कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सा ग्रह नीच का होता है। उच्च और नीच का अर्थ क्या हुआ? क्या कोई बता सकता है? नैना जी, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? उच्च और नीच का क्या अर्थ है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ग्रह उच्च का है तो वो अपने सबसे ज़्यादा प्रभावी होके रिज़ल्ट देता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी होके रिज़ल्ट देता है। और जो नीच का होता है वो अपने सबसे खराब रिज़ल्ट या सबसे हीन रिज़ल्ट देता है। ठीक है? अब यहाँ पर उच्च और नीच ग्रह कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये ग्रह उच्च का है या ये ग्रह नीच का है? तो हर एक ग्रह अपनी एक किसी पर्टिकुलर राशि में जाकर उच्च का हो सकता है और जाकर नीच का हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर डिग्री पे भी निर्भर करता है। जैसे सूर्य देव का, नोट कर लीजिएगा। सूर्य देव का मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है उच्च का। और तुला राशि में 10 ही डिग्री पर नीच के भी होते हैं। ठीक? अभी रुकिए, चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने बनाया था। इसमें भी वही बात लिखी हुई है। मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि। ये देखिए, ये सूर्य 10 डिग्री का मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है इसी 10 डिग्री पर। 10 डिग्री कॉमन है सूर्य के लिए। और चंद्र वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है और वहीं वृश्चिक 8 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है 3 डिग्री पर। आजकल लोग वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं लेकिन इन डिग्रियों को भूल गए हैं और उसी राशि में देख के ही ग्रह को उच्च या नीच का निर्धारण कर देते हैं। लेकिन राशि में विशेष डिग्री पर आने पर ही वो ग्रह उच्च या नीच के परिणाम दे सकता है। ये वो दे सकता है कि नहीं दे सकता ये भी हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है? इसी प्रकार से राहुदेव 15 डिग्री में मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन राहु से 7वें घर में हमेशा केतु मौजूद रहेगा। अभी आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। राहु केतु एक दूसरे से के जस्ट सामने रहते हैं। एक ही बॉडी है, धड़ दूसरी तरफ, सर दूसरी तरफ। और एक खास बात बताऊं, चंद्रदेव और सूर्यदेव तो हमेशा एक दिशा में घूमते हैं जिसको कहते हैं मार्गी, और राहु और केतु हमेशा उल्टा घूमते हैं। ये कभी सीधे नहीं चलते। इसी प्रकार से जैसे कि अगर सूर्य मेष राशि में है तो अगली राशि उसकी होगी वृषभ जब वो ट्रेवल करेगा, फिर होगी मिथुन। पर राहु केतु ऐसे चलेंगे, मेष राशि में है तो फिर वापस घूम के मीन में चले जाएंगे, फिर मीन से जाएंगे कुंभ में, कुंभ से मकर में, मकर से धनु में, धनु से वृश्चिक, ऐसे घूमेंगे। लेकिन सूर्य और चंद्र आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ट है, इस चार्ट का बड़ा सहयोग रहा है। तो अब मान लीजिए कि राहु यहां पर बैठे हुए हैं, तो केतु कहां पाए जाएंगे, कोई बताएगा? मैंने कहा हमेशा सामने रहेंगे केतु, हमेशा यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि अगर केतु देव यहां पर बैठ गए तो राहु देव कहां पर आएंगे? लग्न में, बिल्कुल सही। यहां पर हमेशा राहु देव मौजूद रहेंगे। एक दूसरे के सामने ही रहना इनको, ये दाएं बाएं नहीं खिसकते। और इनको जब भी मूव करना होगा, जैसे मान लीजिए राहु देव इस समय या लग्न में है और मेष राशि में है मान लो। ठीक है, यहाँ पर मीन है, यहाँ पर वृषभ है, यहाँ पर मिथुन है, यहाँ कुंभ है, और केतु देव यहाँ पर हैं तुला राशि में। ऐसे ही होगा। एम आई राइट? तो अब मुझे नैना जी आप बताइए कि राहु देव का अब गोचर होने वाला है, यानी कि अब यहाँ से मेष राशि से हटने वाले हैं, तो किस तरफ जाएंगे राहु देव? मीन में मतलब इस तरफ? अच्छा अच्छा, ओके, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद
इसके बाद किधर जाएंगे? और केतुदेव कहाँ चले जाएंगे? केतुदेव इधर आएंगे। अच्छा, ओके, ऐसे जाएंगे ये लोग, ऐसे मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ केतुदेव जाएंगे और यहाँ से यहाँ राहुदेव ऐसे आएंगे। हमेशा इनका उल्टा मूवमेंट रहता है और एक दूसरे के हमेशा जस्ट सामने रहते हैं, बराबर की डिग्री पे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं योगों के ऊपर कि योग क्या होता है। योग का अर्थ कोई बताएगा मुझे? योग क्या होता है? योग कैसा शब्द है? वो एक अलग बात है। योग योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर ऐसी बात है तो फिर आज योगा दिवस भी था शायद, या कल था, मैं तो भूल रहा हूँ। तो क्या वहां पर कोई ग्रह का योग बन रहा था इसलिए योगा दिवस था, या क्या? योग का अर्थ बताएं। नहीं, आप लोगों ने गणित पढ़ी है? मैथमेटिक्स? योग का सीधा अर्थ है जोड़ना, एडिशन करना, किसी चीज को ऐड करना। ठीक है, किसी भी चीज, जब दो चीजें मिलती हैं तो उसको योग कहते हैं। योग का कोई ऐसा अर्थ नहीं कि ग्रह मिल गए तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज हो गई। योग का मतलब एडिशन, सिंपल भाषा में। तो जब दो ग्रहों की ऐसी एडिशन हो जाए जिससे कोई ऑस्पिशियस चीज या अनऑस्पिशियस चीज घटित हो, यानी कि शुभ या अशुभ चीजें घटित हो, तो वो प्रोमिनेंट योग कहलाता है, वो देखने वाला जोड़ कहलाता है। ठीक है, ये जो आज योग दिवस था, योग शब्द का अर्थ देखिए जोड़ना होता है, आत्मा का परमात्मा से, मस्तिष्क मन का आपके शरीर से जोड़ना, उसको योग कहते हैं। और ये जो आसन करते हैं ये केवल आसन है, योग नहीं, योग का एक पार्ट है छोटा सा वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसकी खैर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की क्लास ले रहे हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी के विषय पर ही रहते हैं। तो जो सूर्य और बुध का योग होगा, यानी कि जब सूर्य और बुध किसी जगह मिलेंगे, किसी भाव में एक साथ बैठे रहेंगे, या दोनों की आपस में सातवीं दृष्टि एक दूसरे को कनेक्ट कर रही होगी, क्योंकि अगर सूर्य मान लीजिए लग्न में बैठा है, सातवें भाव में बुध कभी आ नहीं सकता। वैसे मान लीजिए कि सातवें भाव में बुध आ गए, फिर भी मान लेते हैं, तो सातवें से बुध सूर्य पर भी दृष्टि डालेंगे और लग्न से सूर्य बुध पर भी दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो वहां पर बन जाएगा बुध आदित्य योग। बुध का होता है अर्थ होता है बुध, बुध देव, बुध ग्रह, और आदित्य का अर्थ होता है सूर्यदेव। सूर्यदेव का नाम है आदित्य, बुधादित्य योग कहते हैं। और ये चीज आपके लिए ऑस्पिशियस है, शुभ योग में से गिना जाता है इसको, यानी कि ये प्रमोशन करवाता है आपका, आपका इंटेलेक्ट लेवल, यानी कि आपका इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता आपके अंदर अच्छी होती है, नेम और फेम भी दिलवाता है सूर्य और बुध का योग। अच्छा, कोई भी योग, जैसे मैंने सूर्य और बुध का बता दिया, इसमें से अगर कोई भी एक ग्रह पीड़ित है, पीड़ित हो रहा है, यानी खराब है, अशुभ हो रहा है, तो वो बुधादित्य योग बनाएगा, तो कहेंगे तो हम उसे बुधादित्य योग, लेकिन वो ये रिजल्ट हो सकता है ना दे पाए, या खराब भी रिजल्ट दे सकता है। हमें ये सब चीजें चेक करनी होती हैं। ठीक है, तो सूर्य और बुध का योग बुधादित्य योग कहलाता है। इसी प्रकार से गुरु और चंद्र का योग, यानी गुरु और चंद्र किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, या दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो। ठीक है, आपस में दृष्टि संबंध हो तो ऐसा योग गज केसरी योग कहलाता है। गज केसरी, जिसमें गज जो है वो होता है हाथी, और केसरी का मतलब होता है राजा, यानी कि हाथी के ऊपर जैसे राजा बैठा हो, किंग सिटिंग ऑन एलिफेंट, तो उसकी वाहवाही होती है, प्रख्यात होता है, वो नेम और फेम मिलता है और प्रॉपर्टीज भी मिलती है। राजा के समान हो गया ना ये गज केसरी योग वाला। खासकर गज केसरी योग वालों के पास व्हीकल्स, ऊंचे वाहन के योग अच्छे होते हैं। गज केसरी है ना, हाथी पे बैठा है, हाथी ऊंचा वाहन है, इस प्रकार से उसको जो है परिणाम मिलते हैं जब भी गुरु और चंद्र एक साथ होते हैं। इसी प्रकार से बुध और शुक्र, जो कि आमतौर पर एक साथ पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा दूर एक दूसरे से नहीं रहते हैं,
उतने ही समय में ही इनका गोचर हो जाता है, एक साथ ही रहते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो आम तौर पर लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। लक्ष्मी नारायण योग, जिसमें लक्ष्मी शुक्र देव को कहा गया है, बुध देव को नारायण के समान शक्ति धारण करने वाला या नारायण की कृपा पाने वाला बुध कहा गया है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग है। ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। काफ़ी मतलब अच्छी मात्रा में आपको जो है वो ऑस्पिशियस वेल्थ मिलेगा। शुभ जो है लक्ष्मी, सुलक्ष्मी मिलती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट योग है जब मंगल और चंद्र एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हों बराबर का, या फिर एक दूसरे के साथ बैठे हों एक ही खाने में, तो वो महालक्ष्मी योग कहलाता है। ये बहुत अच्छा योग है। इसमें जो है प्रॉपर्टीज यानी कि लैंड, जमीनें, मकान, घर, जमीन, जायदाद बहुत अच्छे खासी मात्रा में मिलती है। भले आपके पास चलित पैसे की कमी हो, लेकिन जमीन जायदाद रहता है आपके मंगल और चंद्र की युति के कारण। ठीक। इसी प्रकार से चंद्र और शुक्र, ये देखिए आखिरी के जो 3 योग हैं, ये देखिए लक्ष्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंद्र और शुक्र का जो योग होता है, ये वैभव लक्ष्मी योग कहलाता है। वैभव लक्ष्मी यानी कि वैभव लक्ष्मी का अर्थ होता है कि ग्रोइंग वेल्थ, यानी कि लगातार बढ़ता हुआ जो है समृद्धशाली धन आपको प्राप्त होता है। लेकिन ये योग और भी चीजों को इंगित करता है, जो मैंने लिखा है दिल टूटने का योग, सॉरी माफ कीजिएगा, दिल टूटने का योग। जिसका भी चंद्र और शुक्र एक साथ होगा, ऐसे जातक का दिल टूटता है। वो किसी न किसी चीज में मानसिक रूप से आघात उसको पहुंचता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, मानसिक कलेश उसको रहेगा, क्योंकि चंद्र और शुक्र की तासीर अलग है। ठीक है। पैसा तो देता है, लेकिन दिल टूटने का योग है ये चंद्र और शुक्र का। इसको चंद्र और शुक्र का कहते हैं सास बहू का झगड़ा भी। हालांकि उस विषय में हम आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र को बहू कहा गया है, राजबहू है ना, और चंद्र जो है आपकी माता है, और इन दोनों की आपस में वैसे भी शत्रुता है चंद्र और शुक्र की। तो सास बहू का झगड़ा हो जाता है, जिसकी भी कुंडली में चंद्र शुक्र एक साथ होते हैं तो वो, और ये मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए बस केवल दिल टूटने तक का योग रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉम्बिनेशंस के बारे में जानते हैं। जिससे अब ये खराब कुछ कॉम्बिनेशंस आ गए। गुरु और राहु मिलकर, अगर गुरु के साथ में राहु बैठा हुआ है कहीं भी, तो वो खराब योग बनाता है, जिसका नाम है गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष। तो ये वंश की वृद्धि में रोक लगाता है, यानी कि आपके पुत्र प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है, या आपके पुत्र आपका कहना ना माने, बिल्कुल निकल जाए आपके हाथों से, या किसी भी प्रकार से आपके वंश में आगे वृद्धि ना हो पाए। ऐसी दिक्कतों का सामना गुरु राहु में योग करना पड़ता है, और ये खराब योग है। काफ़ी आपके ऊपर बैक बाइटिंग भी होती है, यानी कि आपके पीछे आपका अपमान बहुत लोग करते हैं गुरु चांडाल योग में। तो गुरु और चांडाल योग ऐसे ही बनता है जब राहु की संपूर्ण दृष्टि बृहस्पति देव पर हो, या बृहस्पति देव की संपूर्ण दृष्टि राहु देव पर हो, और या ये दोनों एक दूसरे के एक ही घर में एक साथ बैठे हों, तो ये दिक्कत देते हैं। ठीक है। गुरु ऋण का दोष लगता है। ठीक है। इसलिए राहु का उपाय इसमें करवाया जाता है। इसी प्रकार से सूर्य प्लस राहु, सूर्य धन राहु, सूर्य और राहु का योग सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण में आत्मा खराब होती है, अंदर चोर होता है, मन में चोर होता है, आत्मा में चोर। आत्मा में चोर का अर्थ यह है कि सूर्य राहु वाला थोड़ा संकोची किस्म का होता है। संकोची नहीं कह सकते हम इसको, आप उसको देखकर आपको शंका होगी कि इसके मन में कुछ ना कुछ चोर है जो छुपा बैठा है। और ये पितृदोष तो लगाता ही है, साथ ही साथ ये आपके नेम और फेम को भी खराब करता है। सूर्य राहु का योग आपका नाम खराब करता है, आपकी आत्मा मुख को ठेस पहुंचाता है। सूर्य राहु का योग ग्रहण है, पिता के लिए खराब होता है। सूर्य पिता का कारक है। ठीक है। इसी प्रकार से चंद्र को ग्रहण लगाते हैं केतु देव। तो चंद्र और केतु जब भी एक साथ होंगे तो वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। चंद्र ग्रहण में मन खराब होता है, मातृ ऋण लगता है, यानी कि माता को कष्ट रहता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है, वेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है। साथ ही साथ आपका एजुकेशन भी जो है वो बाधित होता है चंद्र के केतु के कारण।
तो ये दोनों ग्रहण के योग हैं और ये दोनों खराब योगों में से गिने जाते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य, राहु और चंद्र एक साथ बैठे हों किसी भी खाने में, सूर्य, राहु या चंद्र, अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि सूर्य लगन में है, चंद्रमा सप्तम में है, राहु भी लगन में है, चंद्रमा भी सप्तम में है, तो ये भी संपूर्ण ग्रहण का दोष आ जाएगा। यहाँ पर रिटार्ड्स ग्रोथ, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, हर जगह हार आपकी होती चली जाएगी। जिस काम में हाथ डालेंगे वहां पर से आपको फेल्योर मिलेगा, डीफेम मिलेगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ग्रहण की स्थितियां आ गई ना यहाँ पर। और मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, आत्मा विह्वल हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा, जो काम करेंगे वो सब आपको खराब ही परिणाम उसके मिलते हैं, आमतौर पे बता रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार से एक योग और है जो बहुत ही नाम है जिसका, मंगल बद, मंगल बैड, खराब मंगल। मंगल बद का होता है अर्थ कि खराब मंगल के साथ में जब राहु होता है, खराब मंगल के साथ में चाहे राहु हो, चाहे खराब मंगल के साथ में केतु हो, तो वो अंगारक योग बनाता है, अंगारक योग, जिसमें एक्सीडेंट्स होने की शंकाएं, डिजीजेस, रोग लगने की शंकाएं, विवाद, झगड़े, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और चोट चपेट लगने की संभावना है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स ज्यादा होते हैं मंगल राहु या मंगल केतु में, प्रॉपर्टी संबंधित। साथ ही साथ मंगल बद और राहु हो जाए ना तो भाई का योग, भाई का साथ नहीं मिलता, छोटे भाई या मित्रों का साथ नहीं मिलता, बल्कि अचानक धोखा भी दे सकते हैं ये लोग। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये कुछ प्रमुख योग थे जिन पर हमने ये चर्चा की कि और इन योगों को अलग तरीके से भी देखा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे योग बनते हैं जो कि दर्शाते हैं कि एक विशेष चीज को दर्शाते हैं कि अच्छा इवेंट होगा कि खराब इवेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें ये समाप्त हो गई हैं। इन सब के विषय में अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकता है। ये बेसिक्स मैंने आपको क्लियर की हैं कि और सारे दोष और सारे योग भी हैं, जैसे काल सर्प के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। मान लीजिए कि काल सर्प के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जब हूँ ही। तो जैसे मान लीजिए कि राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है, और राहु और केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह आ जाएं, चंद्र और मंगल यहाँ बैठे हों, है ना, बुध शुक्र सूर्य यहाँ बैठे हों, ठीक है, और शनि यहाँ बैठा हो, गुरु यहाँ बैठे हों, तो कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9। तो राहु केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह बैठे हैं, एक तरफ कोई ग्रह ही नहीं है, खाली है। तो ये बन जाता है काल सर्प, यानी कि एक ही तरफ सारे ग्रह बैठ गए और एक तरफ कोई ग्रह नहीं है। ये कहा तो जाता है काल सर्प है, लेकिन ये काल सर्प जो हमारी समझ में आया वो बात ये है कि काल सर्प अचानक आपको चोट देता है, यानी कि जैसे आपका काम अच्छा खासा चल रहा है, अचानक से आपको गिरा देगा और फिर काम बनने ही नहीं देगा, हर जगह फेल कर देगा। या तो हीरो या तो जीरो आदमी की एक ही कंडीशन रहती है इस काल सर्प में। और इस काल सर्प में अचानक दुर्घटनाओं का भी, अब देखिए हर भाव से तो बन सकता है ना ये चीज। अब ये जैसे लग्न से सप्तम बना, तो ये आपके मस्तिष्क को, यानी कि स्वयं आप अपनी वजह से ही परेशान रहेंगे। लग्न में आ गया ना राहु, तो स्वयं आप अपनी वजह से ही परेशान रहेंगे, अपने कर्मों से, अपने डिसीजन से ही परेशान हो जाया करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए केतु यहाँ पर है और राहु यहाँ है, तो अब ये देखिए कैसे चीज दर्शा रहा है। इस तरफ सारे ग्रह हैं या इस तरफ सारे ग्रह हो, इस तरफ कोई ग्रह ना हो, तो भी ये दोष बन जाता है। और यहां पर केतु क्या करेगा, ये केतु और ये राहु मिलकर आपको रोग ऋण शत्रु में फंसा सकते हैं, आपको परेशानियों में जरूर डालेंगे। और 12वां भाव, यानी कि आपकी काफी पैसे आपके बर्बाद हो जाएं, एक्सपेंडिचर का है ना, पैसे बर्बाद होना, रात को नींद ना आना, या कोई मुकदमेबाजी झेलना, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। इसी प्रकार से हर भावों में काल सर्प बनने का अपना अपना फल होता है। ठीक है, और देखिए कुछ मैं आपको बेनिफिट्स और इसको बताता हूँ, जैसे क्या आप एस्ट्रोलॉजी सीख कर क्या कर सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, आपके पास एक टॉर्च आ गई है अब, जो आगे आपको दिख नहीं रहा था कि क्या होने वाला है, तो आप उससे आगे देख सकते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीजें हैं। अगर ये चीजें घटित हो रही हैं
तो हमको अपने डिसीजन यानी कि निर्णय बदलने पड़ेंगे और आप पूरा कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं किसी का भी। मैच मेकिंग यानी कि शादी मिलाप के लिए भी इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन और वास्तुशास्त्र का अध्ययन मिला हुआ है, इसलिए ज्योतिष का ज्ञान होगा तो वास्तु भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और वास्तु करने में मजा आएगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि आप चाहें तो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी देश की राजनीति या किसी देश का क्या आचार व्यवहार बदलने वाला है, क्या उसका भविष्य होने वाला है, ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। देश का कह लीजिए या किसी पार्टी का कह लीजिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कह लीजिए, ठीक है, ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यहाँ भी काम आएगी। लव और मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप्स के बारे में आप लोग बता सकते हैं, कोई आया परेशान होकर या फिर किसी का घर में है परेशान है, तो इसके विषय में भी अच्छे से आप लोग जानकारी एस्ट्रोलॉजी पढ़कर उनकी मदद कर सकते हैं। और रेमेडियल मीजर्स, जो सबसे बड़ी बात है, रेमेडियल यानी कि रेमेडीज करा सकते हैं, उपाय और उपचार, उनको ये बता सकते हैं, प्रिवेंशन करवा सकते हैं कि ये काम ना कीजिएगा, इससे दिक्कत यहाँ होगी। ब्रांचेस बहुत सारी हैं एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें वैदिक, लाल किताब, जैमिनी सिस्टम, जैमिनी पद्धति, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगु चक्र पद्धति, भृगु सरल पद्धति, ताजिक सिस्टम, इस तरह की बहुत सारी और एडवांस सिस्टम भी हैं। देखिए, मेरा जो ज्ञान है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा वैदिक में है, जैसे वैदिक पराशरी और लाल किताब सिस्टम। आगे यदि हम बात करेंगे तो ये देखिए हमारे प्रोग्राम से कुछ जो हम लोग चलाते हैं, एस्ट्रो अवेयरनेस प्रोग्राम हमने शुरू किया। इसके विषय में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि ये हर महीने की हमारी योजना है कि हर महीने एस्ट्रो अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए। शुरुआत में ये 3 दिनों का रखा गया है, हो सकता है संभवतः कुछ आगे दिनों के लिए भी ये बढ़ाया जाए आगे आने वाले समय में। तो देखिए, ये ऑनलाइन की सुविधा इसलिए है क्योंकि लोग बहुत दूर-दूर से हैं। अगर ऑफलाइन पे भी पढ़ना चाहेंगे तो उसकी भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी आप सभी लोगों को, यदि कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहेगा। फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स भी है। अभी हमने आपको बेसिक का इंट्रोडक्शन दिया है। अभी बेसिक कोर्स में हम आपको महादशा तक भी लेकर जाएंगे और एक चार्ट को कैसे देखते हैं ये सिखाएंगे। ये बेसिक कोर्स में, जो कि 5,000 रुपए का है 2 महीने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे एडवांस कोर्सेज आ जाते हैं, जो सबसे मेरे द्वारा ये बनाया गया स्मार्ट एस्ट्रो कोर्स, गागर में सागर, ये फुल कोर्स है। ये लाल किताब की पद्धति पर चलता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सिस्टम्स जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हैं वो काफ़ी भिन्न भी हैं और काफ़ी कम समय में बहुत ही अधिक जानकारी और आपके ज्ञान के लेवल को एकदम बूस्ट कर दे। स्मार्ट एस्ट्रो कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है। इसका जो बेस्ड है, लाल किताब पे बेस्ड है, बेसिक प्लस इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लेवल 2, और 3 भागों में भी विभक्त कर दिया गया है इसको। और ये एक साथ में भी रखा जा सकता है, यानी कि मान लीजिए किसी को नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो इंटरमीडिएट लेवल 2 करना चाहता है तो हमको थोड़ा सा ये बता देगा, उसका हम एक तरीके से इंट्रोडक्शन ले लेंगे, एक तरीके से उसका इंटरव्यू ले लेंगे और इंटरमीडिएट लेवल 2 उसको कोर्स कराया जा सकता है। इसके अलावा एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, यानी कि केवल किसी को वास्तु सीखना हो तो उसको एस्ट्रो वास्तु कोर्स में डालेंगे। और इसके अलावा इसके इतर जो है हमारे पास छोटे-छोटे वेबिनार्स और सेमिनार्स और वर्कशॉप वगैरह हम करवाते हैं।